हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। एक क्लास आप और एक टीवी के अंदर चलती है, मुझे दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट प्रायर टू एंड पोस्ट इन कॉरपोरेशन। उसके काफ़ी कुछ बेसिक हम देख चुके हैं, लगभग सारे बेसिक देख चुके हैं। अब वो बेसिक देखने के बाद अब सिर्फ बचता है क्वेश्चंस। तो बेसिक क्वेश्चन के बाद अच्छा एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं अपन। उसका मैं हिंट देने के पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, हिंट बाद में दूंगा। अ, आपको ये प्रोसीजर तो मैंने बताई थी कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्री पोस्ट का। प्री पोस्ट की क्वेश्चन की प्रोसीजर आपको याद है? एक एग्जांपल के थ्रू रिवाइज करें अपने अपने मन में कि हमने प्री पोस्ट में, ऑनलाइन वाले बेटा आप भी ध्यान दो कि प्री पोस्ट में हम पहले क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं एग्जामिनेशन में हम, यह क्वेश्चन वो ध्यान रखो, और बाद में क्या बनाते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, उसको ध्यान रखते हुए बताइए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में, हम कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स रेशियो में, हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पोस्ट में लेते हैं, हम इंटरेस्ट टू प्रमोटर सैलरी को प्री में लेते हैं। ऐसे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस या कैरेज इनवर्ड या फ्रेड इनवर्ड, इनका क्या होगा? फ्रेड इनवर्ड हुआ, कैरेज इनवर्ड हुआ, इनका क्या होगा? इनको हम क्या उसका ट्रीटमेंट वाला रेशो में क्या रेशो क्या होता है ना, उसके लिए इधर से आंसर आया है। एक बच्चे ने, अदिति ने बताया, अदिति ने सही बताया, लेकिन आगे सही नहीं है। हाँ, अनुराग द्विवेदी ने भी सही बताया। आप इसका मतलब आपको जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में आपने डायरेक्ट वेजेस ले ही ली, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिए, तो अपने आप जीपी आ गया, और जीपी हम बांटते हैं सेल्स रेशो में। तो फिर क्या डायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी? कोई रेशियो की आवश्यकता ही नहीं है। क्या समझ में आया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट एक्सेट्रा आते हैं डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, उसके बाद जीपी निकलता है और फिर हम जीपी को बांटते हैं सेल रेशियो में। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये समझ में आ गया? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट, हम उसको लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए फिर उसको किसी रेशियो में बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेशियो में हम बांटते हैं पीएनएल के अंदर, और पीएनएल में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आते। तो क्या नोट करेंगे, क्या ये याद रहेगा या लिखवाना पड़ेगा? क्या इतनी इतनी छोटी बातें भी आपको लिखनी पड़ेगी? नहीं, ये तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि एक बार दिमाग में बैठ गई सो बैठ गई, इसके बाद दिमाग से बाहर कैसे निकलेगी। तो इस एंगल से आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी रेशियो की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम ट्रेडिंग में ले चुके होते हैं और उससे जीपी निकल चुका होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। तो बेटा जीपी नहीं हो तो हमारा पीएनएल कैसे बनेगा? हाँ, तो वो तो मैंने, वो तो करते हैं हम। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है? मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप सबसे पहले सोचो हम करते क्या है, कंबाइंड ट्रेडिंग बनाते हैं। तो ट्रेडिंग बनाकर जीपी निकालते नहीं निकालते, मैंने बताया था आपको। जीपी ना दिया हो तो हमने एक क्वेश्चन में जो भी है मैंने बताया था कि हम पहले कंबाइंड ट्रेडिंग बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्री पोस्ट का अलग नहीं बनता, जनरली कंबाइंड बनता है, और जीपी कंबाइंड निकालते हैं। फिर इस जीपी को हम बांट देते हैं सेल्स रेशियो में, कि जहां पर सेल ज्यादा जीपी ज्यादा। हाँ बेटा याद रहेगा, बच्चे बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अब आपकी जो नोट्स है, नोट्स मिल गए आप लोगों को? हाँ, कितने बच्चों को नोट्स मिल चुके हैं? अच्छा, हाँ बेटा आप लोग को हम रवाना शायद कर दिए हैं, करने वाले पता नहीं, जो भी है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क के हैं, आप बेसिक में आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए हुए हैं, अपने मन से बनाए हुए हैं, ये बुक्स में नहीं मिलते। तो अब मैं क्या इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूं? क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं इजी क्वेश्चन?
अच्छा, इधर भी नोट्स मिल गए? यस सर, मिल गए। ध्रुव मुंदड़ा को मिल गए, श्रेया जिनको मिल गए, इसका मतलब मिलना चालू हो गए ऑनलाइन वाले बच्चों को भी। हाँ, इधर को भी मिल गए। चलो अब हम क्या क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, बोलो। कि बेसिक और पढ़ना है? जल्दी से रिप्लाई दो। बेसिक और पढ़ना है? कल क्या बचा था अपना? कल क्या बचा था? अच्छा, कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में और बात कर लेते हैं, चलो। अच्छा, ये लिखा हो क्वेश्चन में, कुछ एक्सप्रेशन की और डिस्कशन कर लेते हैं। यदि लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए एक चीज बताओ, एक चीज और बता दो। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं हमारे एग्जामिनेशन में या मॉड्यूल में या आगे जो भी है, कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, फर्म जिसमें पार्टनर थे। अब उनको लगा कि भाई फर्म 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 खेल बहुत खेल लिया, अब फर्म नहीं, हम बिजनेस करेंगे कॉर्पोरेट एंटिटी में। तो वो क्या करेंगे, फर्म को वाइंड अप करके उसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, जैसे फर्म बंद पहले हो गई और कंपनी बनने में टाइम लग गया, जैसे क्या हुआ, वो क्वेश्चन में दिया होता है। ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रैक्टिकल कम लगती है, लेकिन क्वेश्चन इस पर बने हुए बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल को फर्म डिसॉल्व, फर्म खत्म, और बिजनेस, उन्होंने अपना फर्म का बिजनेस कंपनी को बेच दिया। कंपनी भी वो जिसमें वही डायरेक्टर हैं, वही शेयर होल्डर होने वाले हैं। कंपनी में वही होंगे शेयर होल्डर, वही होंगे डायरेक्टर, वही कंपनी के प्रमोटर हैं। कंपनी बनाने की इनिशिएटिव भी उन्होंने ही ली है, पर वो बस अपने बिजनेस को, और फर्म की सेपरेट एंटिटी होती है और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आप जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी यदि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी बिजनेस कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, आप जानते हैं। तो कंपनी बिजनेस भी खरीद सकती है। तो क्या हुआ, कंपनी बनने के पहले हुआ क्या, 1 अप्रैल को पार्टनर ए और बी ने डिसाइड किया कि फर्म को बंद करो भाई, और ये बिजनेस कंपनी को बेच दो। कंपनी बनी नहीं, लेकिन तय कर लिया। अब 1 अप्रैल को फर्म वाइंड अप हो गई, फर्म नहीं रही, और बिजनेस किसको चला गया, कंपनी को, और इसी कंपनी को जो अभी बनना शुरू हुई है। तो अप्रैल में, जून में जाके कंपनी बन गई। तो अप्रैल और मई में रहा प्री इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी के बाद का हो गया पोस्ट। मतलब उन्होंने फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया, पर बीच में थोड़ा गैप आ गया। उन्होंने, फर्म ने अपना बिजनेस बेच दिया किसको, कंपनी को, पर कंपनी बनने में टाइम लग गया। तो क्या हुआ, 1 अप्रैल को फर्म ने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया, फर्म डिसॉल्व हो गई, अब फर्म नाम की चीज नहीं रही, लेकिन कंपनी भी नहीं बन पाई। तो 2 महीने ऐसे चले गए, न फर्म थी न कंपनी थी। तो ये 2 महीने क्या हो गए, प्री इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद का पीरियड हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अब वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे क्वेश्चन में दिया है क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन प्रोप्राइटरी में नहीं देते हैं। प्रोप्राइटरी बिजनेस में प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कभी नहीं दिया जाता, लेकिन कंपनी में फर्म में दिया जाता है पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसिव दिया हुआ है, तो क्या करोगे उसका, बोलो। क्यों प्री में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आप जानते हैं कंपनी बनने के बाद कैपिटल होती है या शेयर कैपिटल होती है, और शेयर कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं या डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड देते हैं। इंटरेस्ट देने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। आपको कंपनी लॉ के टीचर तरुण सर बताएंगे, एक्सेप्शनल केस में वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसका 2-3 साल जिसको बनने में लगते हैं, वहां पर अलाउड होगा। ऑर्डिनरी कोर्स में कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को उनकी शेयर कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे सकती। शेयर कैपिटल पर रिटर्न दिया जाता है बाय वे ऑफ डिविडेंड। आदित्य और लव कुछ ने आंसर दिया पर लेट दिया, प्री में दिया। क्या आप भी प्री बोले ना, प्री में रीजन क्या है, कंपनी बनने के बाद क्या होती है, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, शेयर कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कब तक थी, कंपनी बनने के पहले। कंपनी बनने के बाद क्या हो गई वो, शेयर कैपिटल, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं। तो ये डेफिनेटली कंपनी बनने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो ही नहीं सकता। तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, पूरा का पूरा प्री में जाएगा। क्या लॉजिकल समझ में आया, क्यों जाएगा प्री में, समझ में आया, क्योंकि कैपिटल कब तक होती है,
कैपिटल कब तक होती है? कंपनी बनने के पहले तक। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कब होगा? कंपनी बनने के पहले तक। बस इतनी सी बात याद रखना है। कंपनी बनने के बाद क्या होती है? शेयर कैपिटल, और उस पर इंटरेस्ट देना अलाउड वैसे भी नहीं है। बस हर तरह समझ लिया कि हाँ सर ये पूरा प्री में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, कोई डाउट? बोलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, लेकिन हमको जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो फर्म की बैलेंस शीट में, फर्म के पीएल में होता है। अभी हम फर्म का नहीं बना रहे, हम किसका बना रहे हैं? बिजनेस किसकी जेब में आ गया है? कंपनी की। यदि फर्म होती तो वो कहां जाता? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अभी हम किसका पीएनएल बना रहे हैं? कंपनी का। प्री पीरियड भी है किसका? अल्टीमेटली प्री पीरियड का ऑफर आने किसको वाला है? कंपनी को आने वाला है। बस वो उसका यूज नहीं कर पाएगी डिविडेंड देने में। बाकी हम बना रहे हैं कंपनी का, और कंपनी में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, फर्म में बनता था। एनी अदर डाउट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हो नहीं सकता एज सच। बिजनेस बेच दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग तो हो नहीं सकती। 2 मंथ में बिजनेस किसका है? बिजनेस किसको बेच दिया गया? फर्म द्वारा कंपनी को। और अब बिजनेस भले कंपनी बनी नहीं पर कंपनी का है, तो क्या उसमें ड्राइंग अलाउ करेंगे? वो कैसे अलाउ कर देंगे? और कोई डाउट? चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो एक इधर डाउट है, दो अभी आशीष का और अनविक का डाउट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर दिया गया इंटरेस्ट टाइम रेशियो में। बेटा लोन हर महीने ब्याज लगता है, एक जैसा ब्याज लगता है। तो लोन पर यदि ब्याज, हाँ उसमें स्पेशल सिचुएशन हो सकती है। मान लो लोन लिया गया कंपनी बनने के बाद, लोन लिया गया कंपनी बनने के बाद, तो पोस्ट में जाएगा। लेकिन लोन शुरू से चला रहा है, शुरू से लेके आखिर तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इंटरेस्ट लोन पूरे साल चला, पूरे टाइम पीरियड में चला, प्री में भी चला, पोस्ट में भी चला। तो फिर यदि लोन प्री में भी है, लोन पोस्ट में भी है, तो इंटरेस्ट प्री में भी आएगा, पोस्ट में भी आएगा। किस रेशियो में? टाइम रेशियो। इज इट क्लियर लॉजिकली? हाँ लेकिन जैसे, हाँ जैसे इधर प्री में मई और जून महीना है, मई जून और जुलाई महीना है, और इधर अगस्त टू मार्च है। इधर कितने महीने हो रहे हैं? 3, मई जून जुलाई, और उधर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितने महीने? 8 महीने इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं 3 महीने, है ना? ये है हमारा टाइम रेशियो। यदि लोन यहां से यहां तक रहा तो उस पर इंटरेस्ट भी यहां से यहां तक लगा, तो फिर हम इंटरेस्ट को 3 और 8 के टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन लोन यहां लिया गया, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। लोन मान लो जुलाई में लिया गया, जुलाई 1 जुलाई को लोन लिया गया। दिमाग लगाओ कितना सिंपल है। 1:8, यस प्रियांशु, ये बिल्कुल सही बताया बेटा, प्राची ने भी सही बताया। 1:8, 1:8, क्योंकि बेटा इधर कितने महीना? जुलाई में लोन लिया गया, तो ब्याज का मीटर शुरू होगा जुलाई से। मई और जून में लोन नहीं था तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। जुलाई में ब्याज लगना शुरू होगा, इधर जुलाई और इधर 8 महीने, तो कुल ब्याज लगेगा 9 महीना। 9 महीना में 1 महीना प्री का होगा, 8 महीना पोस्ट का होगा। तो टाइम रेशियो यहां के लिए स्पेशल टाइम रेशियो फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? 1:8। इजी है क्या ये भी, कि मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए? बेटा इजी चीजों पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छे बच्चों को बहुत भारी पड़ती है सर, बहुत फटाफट आगे बढ़ो। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ो, नहीं आया तो मैं 10 बार समझाऊंगा। आ गया? अच्छा, यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि लोन सितंबर एंड में, सितंबर 30 सितंबर को लोन, वैसे मैंने ऐसा पॉइंट देखा ही नहीं आज तक, पर हमारे ऑनलाइन वाले बच्चों ने पॉइंट रेस किया है तो मैं समझा दूं। यदि ऐसा पॉइंट मैंने भी नहीं देखा, हाँ यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि लोन कंपनी ने सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया, सितंबर को लोन पे ऑफ कर दिया, सितंबर लोन चुका दिया, तो फिर लोन कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जब सितंबर में लोन पे ऑफ हो गया, रिटायर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, क्लियर हो गया, उसको पे ऑफ कर दिया गया, तो फिर इंटरेस्ट कितने महीने लगा होगा? 5 मंथ लगा होगा। उस 5 मंथ में 3 मंथ प्री में और 2 मंथ पोस्ट में। कितना इजी है? इज इट इजी? आगे बढ़ो, क्यों हम टाइम वेस्ट करें इस पर। अब
ठीक है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एक ही चीज है। यदि कहीं बेड डेट्स है तो बेड डेट्स आएगी सेल रेशो में, कहीं प्रोविजन है और आपको पता है यदि फर्म कंपनी प्रोविजन बनाती है तो फिर बेड डेट्स पीएल में नहीं आती। प्रोविजन बनता है तो फिर प्रोविजन 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 ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर बेड डेट्स पीएनएल में नहीं आती। क्या ये आप जानते हैं? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा आता होगा। यदि प्रोविजन बनाया जाता है फर्म में, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, यदि प्रोविजन बनने का ट्रेंड है तो फिर बेड डेट्स कहाँ आती है? बेड डेट्स कहाँ डेबिट होती है? पीएनएल में या प्रोविजन में? फिर बेड डेट्स प्रोविजन में डेबिट होती है, प्रोविजन से चार्ज होती है, प्रोविजन से सेट ऑफ होती है, फिर वो पीएनएल में नहीं आती। क्या आपको पता है ये बात? बेटा नहीं पता हो तो मुझे बोल दोगे तो मैं फिर फ्यूचर में कभी आपको बेसिक भी बताने को रेडी हूं, पर मुझे लगता है कि इतना पता होगा कि यदि प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स यानी प्रोविजन फॉर लॉसेस, जब प्रोविजन फॉर लॉसेस बनाया गया है तो लॉस होने पर वो लॉस प्रोविजन से ही चार्ज किया जाएगा, उसको पीएल से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यदि बेड डेट्स प्रोविजन है यानी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है यानी रिजर्व फॉर बेड डेट्स है, तो फिर हम बेड डेट्स नहीं आएगी पीएल में, सिर्फ क्या आएगा? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स यदि पीएनएल में डेबिट दिखाई दे रही है तो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्री पोस्ट में। क्या प्रोविजन सिर्फ प्री पीरियड के लिए है या प्रोविजन सिर्फ पोस्ट के लिए है या प्रोविजन दोनों के लिए है? प्रोविजन दोनों के लिए है। प्री पीरियड के लिए भी प्रोविजन है, पोस्ट पीरियड के लिए भी प्रोविजन है। तो हमें प्रोविजन को क्या करना चाहिए? जहां प्रोविजन की जरूरत ज्यादा कहां पड़ेगी, प्री में या पोस्ट में? मंथ देखकर प्रोविजन बनता है या टर्नओवर देखकर? जहां सेल ज्यादा तो वहां क्रेडिट सेल भी ज्यादा, और क्रेडिट सेल ज्यादा तो रिकवरी की रिस्क भी ज्यादा, तो वहां प्रोविजन भी ज्यादा। क्या ये कनेक्शन समझ में आया? सेल ज्यादा तो क्रेडिट सेल ज्यादा, क्रेडिट सेल ज्यादा तो रिकवरी की रिस्क ज्यादा, और रिकवरी की रिस्क ज्यादा है तो हमें प्रोविजन भी वहां ज्यादा बनाना पड़ेगा जहां पर क्रेडिट सेल ज्यादा है। इसका मतलब हमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को किस रेशो में बांट देना चाहिए? सेल रेशो में। बेड डेट्स को भी सेल रेशो में या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को भी सेल रेशो में। इज इट क्लियर? ओके, इधर सभी ने बता दिया सेल रेशो, वेरी गुड। ठीक है, अब यदि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए ना, अब बचे ही कुछ पॉइंट। तो मेरा चैलेंज है कि हमारे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर अब क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि हम तो कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा कि क्वेश्चन ना करवाऊं, लेकिन हमारे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैं पिछली अर्ली बर्ड बैच में भी देख रहा हूं। जब मेरा चौथा चैप्टर चल रहा है तो ऐसी पोजीशन आ गई कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं सर होमवर्क में दो, होमवर्क में दो, होमवर्क में दो, हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। और आश्चर्य की बात तो यह है, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तब तक बच्चे कैलकुलेटर पर निकाल कर आंसर दे देते हैं मुझे। या आप पूछ सकते हैं अपने वो फ्रेंड से जो अर्ली बर्ड में पढ़ रहे हैं कि कितना अर्ली रिप्लाई वहां भी मिलने लगा है, कैलकुलेटर पर आंसर निकल जाता है उनका, जिसको मैं 2 स्टेप में 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है, 3 स्टेप वाला क्वेश्चन वो निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पर। ये ग्रेस्पिंग बनती है बेसिक से, ये जो एग्जाम्पल है उससे। तो मेरा पर्पज ही ये है, मेरा पर्पज आपको क्वेश्चन करके सिखाना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन करने लायक बनाना है। क्वेश्चन करके आप क्वेश्चन करना सीखे, ये कहाँ का लॉजिक हुआ? एग्जाम्पल से आप इस लायक हो जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये तो हम कर सकते हैं, भले मैं करवा रहा हूं, लेकिन आपको लगना चाहिए, लगेगा कि हाँ सर ये तो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। पर ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट और बचा, चलो बेड डेट्स रिकवर्ड के लिए, बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड, बेटा बेड डेट्स रिकवर्ड का भी सेल रेशो मान सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बेड डेट रिकवर्ड भी सेल रेशो में, क्योंकि बेड डेट सेल्स रेशो में, तो बेड डेट रिकवर भी सेल रेशो में इनकम मानी जाएगी। कि भाई बेड डेट्स यदि हर महीने होती रही है तो रिकवरी भी हर महीने हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि बेड डेट्स रिकवरी एक ही महीने में हुई होगी कभी। लेकिन यदि क्वेश्चन में दिया गया हो कि ये बेड डेट रिकवर्ड पोस्ट पीरियड में हुई है, जो पैसा डूबा था वो पोस्ट में रिकवर हुआ है, और बेटा बेड डेट्स रिकवर का एक रूल है, लॉजिक है, जिस पीरियड में रिकवर होता है उसको तभी की इनकम मानना पड़ता है। 2 साल पहले आपकी मनी डूबी थी, 2 साल पहले आपका बेड डेट्स हुआ था, यदि वो आपको तीसरे साल जाकर रिकवर होता है तो क्या आप वो 2 साल पुरानी बुक्स ओपन करके रीओपन करके वहां की इनकम मानोगे? यार गलत बेड डेट्स मान ली थी, एक पार्टी को हमने राइट ऑफ कर दिया था, एक कस्टमर था, एक कस्टमर था, वो किसी पहलवान की लड़की को लेके भाग गया, हमको उसे लेने से 10,000, वो लड़की को लेके भागा, उसका हमें दुख नहीं, हमें क्या मतलब। लेकिन अब वो व्यक्ति से हम 10,000 लेना, हमें पता है कि जो पहलवान जिसकी लड़की को लेके भागा है ना, वो पहलवान उसको छोड़ेगा नहीं, वो इस शहर में तो मुंह दिखाई नहीं पाएगा कई सालों तक। तो हमने 10,000 को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया कि भाई अब नहीं मिलेगा, 2 साल पहले। अब 2 साल बाद
उनमें कहीं सेटलमेंट हो गया, कुछ भी हो गया और वो वापस सिटी में आ गया और बोला मैं वापस से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपका 10,000 दे रहा हूँ। तीसरे साल आकर उसने हमें 10,000 दे दिए, बैड डेट रिकवर हो गया, तो क्या 2 साल पुरानी गलती को ठीक करने के लिए 2 साल पुरानी बुक्स रीओपन होगी, या उसको तीसरे साल जब रिकवर हुआ है तब की इनकम मान लेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए। जब रिकवर होती है तभी इनकम मानते हैं। ये लॉजिक पता है कि नहीं पता है? हर चीज को लॉजिक से जरूर मैच कीजिए, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, दिमाग जरूर लगाइए। हमें सीधा ये नहीं पढ़ना है कि ऐसा होता है, बल्कि ये पढ़ना है पहले कि ऐसा क्यों होता है। तो बताइए, यदि बेड डेट रिकवर हुई है तो उसको तब की इनकम माना जाना चाहिए या नहीं जब वो रिकवर हुई है? यदि क्वेश्चन कहता है कि ये बेड डेट रिकवर पोस्ट में हो गई, ये बेड डेट रिकवरी पोस्ट में हुई है, तो हमें इनकम कब की मानना चाहिए? पोस्ट की मानना चाहिए, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब जबकि दी है तब मान लेंगे। तो जनरली बेड डेट रिकवर में वो देते हैं कि ये बेड डेट रिकवर किस दिन हुई, तो जिस दिन हुई वो दिन देख लो, वो महीना देख लो, वो देख लो प्री में आ रहा है तो प्री में इनकम ले लो, पोस्ट में आ रहा है तो पोस्ट में ले लो। तो बेड डेट रिकवर ये देखी जाएगी कि किस मंथ में वो रिकवरी हुई है, उसी मंथ की इनकम मानो। ठीक है, एक और एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, हाँ ये सही बताया बेटा, व्हेन रिकवर्ड। अब मुझे बताइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने फर्नीचर बेचा, हमने इन्वेस्टमेंट बेचे, मशीन बेची, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ का प्रॉफिट? क्या वो पूरे साल भर होता रहा? हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचे, हमने एक मशीन बेची, हमने एक फर्नीचर बेचा, क्या ये फर्नीचर हर महीने बिका? थोड़ा 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 थोड़ा। फर्नीचर बेचना हमारा बिजनेस थोड़ा है, वो तो हमारी असेट है। क्या हम फर्नीचर थोड़ा 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 हर महीने बेचते हैं? क्या मशीन हम थोड़ी थोड़ी हर महीने बेचते हैं? क्या हम इन्वेस्टमेंट हर महीने थोड़े थोड़े बेचते हैं? हमारा इन्वेस्टमेंट बेचने का बिजनेस थोड़ा है, वो तो इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक थोड़ा है। तो फिर बताइए, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कब की इनकम मानी जाए? जिस मंथ में वो इन्वेस्टमेंट व्हेन सोल्ड, दीक्षांत पालीवाल ने सही बताया, वो जब बिका। देख लो, यदि वो बिका है इन्वेस्टमेंट इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आपको उसको अगस्त मंथ की इनकम मानना चाहिए, और अगस्त यदि पोस्ट में आ रहा है तो उसको पोस्ट में लेना चाहिए, और अगस्त यदि प्री में आ रहा है तो प्री में ले लो। तो देखा जाएगा किस मंथ में वो असेट बिकी है, वो प्रॉफिट भी उसी मंथ का माना जाएगा। इवन वो लॉस भी, यदि प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ है तो लॉस भी इवनली नहीं होता कि हर महीने फर्नीचर बिका, हर महीने इन्वेस्टमेंट बिके, हर महीने मशीन बिकी, हर महीने लॉस हुआ, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा असेट बेचना हमारा बिजनेस नहीं है। वो तो हमने किसी पर्टिकुलर मंथ में बेची है, तो वो लॉस भी पर्टिकुलर मंथ का है। इज इट क्लियर? ठीक है, यस, व्हेन सेल आउट। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे पास प्रिंट मतलब written है, मेरे पास लिखा हुआ, मैं आप सबको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कई चीज़ें लिखने से रह गई होगी। कि लिखवाऊं? लिखवाऊं? वैसे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मैंने कुछ तो लिखवा दिया है, कुछ आप घर पे जाकर लिख लेना और कुछ मैं आपको प्रिंट आउट इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए, अब आप के पास नोट्स का, इसका चैप्टर का पीडीएफ आया कि नहीं आया? ओके, नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन देखिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज ही। अभी तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, इसका पीडीएफ जो भी क्वेश्चन आपको नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे आज ही, आपके घर जाने के पहले पहले मैं आपको आप तक पहुंचा दूंगा। अभी आप यहीं पर देख लीजिए स्क्रीन पर। शुरू करूं? देखो, यहां पर दिया है इंद्र एंड विष्णु, क्या सभी को दिख रहा है? अभी अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ? पीछे से नहीं दिख रहा है? तो फिर तो मैं आपको क्वेश्चन करवा ही नहीं पाऊंगा। चलो, ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, ये मैं लिख देता हूं,
ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो हम स्टडी मॉड्यूल से ही शुरुआत कर रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, टोटल सेल मैं लिख रहा हूं, जिसको पीछे नहीं दिखा रहा उसके लिए मैं बता रहा हूं। टोटल सेल 5,40,000 है। टोटल सेल 540 है, ठीक है। बिजनेस परचेज 1 अप्रैल 93 को हुआ, कंपनी 1 अगस्त 93 को बनी और ईयर एंडिंग 31 मार्च 94 ही होगा, ठीक है। ये भी गिवन है। आंसर तो देख ही लिया होगा आपने। अब देखिए यहां लिखा है, जो बच्चे पीछे बैठे वो सिर्फ सुनेंगे। देखिए, ये जो टाइम पीरियड लिखा है, क्वेश्चन ने लिखा है सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, फ्रॉम सेल्स फ्रॉम 1 जुलाई 93 टू 31 मार्च 94। ये हो रहे हैं 9 महीने, ये जुलाई से लेके मार्च के हो रहे हैं 9 मंथ। तो ये जो 9 महीने हो रहे हैं इसमें सेल एनुअल सेल का हाफ है। इन 9 महीनों की सेल, ये जो 9 मंथ है जुलाई से लेके मार्च, इन 9 महीनों की सेल एनुअल सेल का हाफ है। और बाकी सेल आप इवनली मान लो, इतना ही काफी सुनना। मंथली सेल तो इवनली दी है, मान लो मंथली सेल तो इवन है, वो लिख भी दिया। बस आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन है, इससे आपको निकालना है सेल्स रेशो, इससे आपको सेल्स रेशो फाइंड आउट करना है। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। टोटल सेल 540, ये एनुअल सेल है पूरे साल भर की, अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च की सेल है, मतलब आपको यहां से यहां तक की सेल दी है 5,40,000। उसमें से आखिरी के 9 महीने की सेल है, लास्ट के 9 मंथ की सेल क्या होगी? लास्ट के 9 मंथ की सेल कितनी है? पूरी सेल, एनुअल सेल का आधा। आप तो इस हिसाब से अब आपको सेल्स रेशियो निकालना है। जो आपके सामने आंसर गिवन था आपने वही बता देना चाहिए, मत करो बल्कि आंसर आपने जो देख रखा वही बता दो। हाँ बेटा अनविक, ईशान, ये तो ठीक है कि 540 का आधा बेटा 270 होता है। श्रेया ने रेशियो निकाला है, बिल्कुल आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, भली गलत हो। आप जल्दबाजी में गलती हुई बेटा, आदित्य ने भी निकाला है लेकिन वो ट्रस्टी ने भी निकाला है, आशीष, अदिति, हाँ और कोई? चलो ट्राई करो, वो तो लिखा हुआ था। मैं तो बड़ा शकी आदमी हूं, मुझे तो शक होता है कि हाँ आपने देख के बोल दिया होगा। नितेश कुमावत का भी सही है, मोहित चौधरी का भी सही है। हाँ, P1, ये भी क्या नाम लिखा है नाम, और प्राची का भी सही है, महक का सही है। ये कनिका मेहता का भी करेक्ट है। न्याति शर्मा, न्याति शर्मा का भी सही है। आपको क्या आ रहा है? 5:4 करेक्ट है। चलो मैं बताता हूं किस किस का नहीं आया 5:4, ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। ठीक है, ठीक है, मैं समझाता हूं। देखिए, 1 अप्रैल 93 बिजनेस परचेज, और डेट क्या है कंपनी की फॉर्मेशन की? फर्स्ट अगस्त 93
मैंने नहीं मंगाया। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन। और 31 मार्च 94 ये ईयर एंड। एंड यहां से यहां तक की सेल दी हुई है 5,40,000। यहां से आते की सेल दी है 5,40,000। अच्छा, लास्ट के 9 मंथ फ्रॉम फर्स्ट जुलाई। अच्छा, इधर कितने महीने हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इधर कितने महीने हो रहे हैं? 4, है ना? 4 महीने इधर होते हैं और इधर होते हैं 8 महीने। ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि 1 जुलाई 93 यानी कितने महीने से लेके यहां तक के कितने मंथ हो रहे हैं? 9 मंथ। 9 मंथ की सेल कितनी है? एनुअल सेल का आधा, एनुअल सेल का हाफ। 540 एनुअल सेल है, इसका आधा 270 सेल है इन 9 महीनों की। क्लियर कट कहा है क्वेश्चन ने, क्लियर कट। ये जो 9 मंथ है, जुलाई टू मार्च, ये 9 मंथ की सेल एनुअल सेल का हाफ है। आपकी एनुअल सेल 540 है, उसका हाफ होता है 270। तो ये 270 सेल क्लियर कट गिवन है लास्ट 9 मंथ की। तो बताओ, फर्स्ट 3 मंथ की सेल, ये तो हो गया लास्ट 9 मंथ, ये 9 मंथ की सेल। तो 3 मंथ की सेल कितनी? 270, 270। अब तो बड़ा आसान है, ये सेल तो हमने निकाल ली फर्स्ट 3 मंथ और लास्ट 9 मंथ, लेकिन हमें तो सेल चाहिए ये 4 महीनों की प्री की, 8 महीनों की पोस्ट की। तो बताओ मुझे, ये 4 महीने और 8 महीने की सेल चाहिए। प्री में कितने मंथ? 4 मंथ, अप्रैल मई जून। अच्छा, ये सेल कब कब की है? अप्रैल, मई और जून की। और मुझे तो क्या चाहिए? अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये है 4 महीने प्री में, और अगस्त टू मार्च है पोस्ट में। अब बताओ मैं, ये 3 महीनों की सेल कितनी हो रही है? 270। और यहां से लेके यहां तक की सेल कितनी हो रही है? 270। बताओ मैं क्या करूं? ये 270 सेल कितने महीने की है? 9 मंथ की। तो पर मंथ कितनी हुई? 30,000। 30,000 पर मंथ हुई। तो बताओ जुलाई मंथ में सेल कितनी हुई होगी? 30,000 हुई होगी ना। बस खत्म। तो हमने पहले टोटल सेल 540 को आधा आधा किया। 270 लास्ट 9 मंथ की, तो 270 फर्स्ट 3 मंथ की। तो ये आ गई फर्स्ट 3 मंथ की, ये आ गई लास्ट 9 मंथ की। अब प्रॉब्लम क्या है? ये 9 मंथ में से, इस 9 मंथ में से हमें 8 मंथ इधर रखना है और 1 महीना इधर ले जाना है। तो क्या करें? 2,70,000 की सेल में से 1 महीने की सेल निकाल लो। वो 1 महीने की सेल कहाँ से उधर 9 महीने से निकाल कर इधर ले आओ। तो 1 महीने की सेल 30,000 इवनली मानी, और क्वेश्चन ने लिखा भी है इवनली। पढ़ेंगे तो इवनली मिल भी जाएगा। तो 2,70,000 जो सेल है आखिरी के 9 महीनों की, उसको हमने डिवाइड बाय 9 मंथ किया, पर मंथ 30,000 आ गया। 30,000 सेल पर मंथ है, तो जुलाई में भी सेल 30,000 हुई होगी। तो अप्रैल में जून जुलाई, अब यदि इनकी सबकी सेल दे देखी जाए तो कितनी हो गई? 3 लाख। तो यहाँ की सेल 2,40,000। तो रेशो क्या आ गया? 5:4। ये रेशो 5:4 करेक्ट है। आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। आप अपने, यदि आपको न भी समझ में आया हो तो आपको फिर से खुद से कोशिश करना चाहिए। इतनी हिंट मोर देन इनफ है, आई थिंक, है ना बेटा? चलिए। हाँ, तभी तो हमने उसको इक्वल माना है ना। इक्वल माना है तभी तो। आ, आप, ये आपके इधर है 270। हाँ, मैं वही बता रहा बेटा, ये है 9 मंथ, ये है 3 मंथ। ये दिया हुआ है हमको। अच्छा, जबकि हमको क्या चाहिए? 3+1 मंथ की सेल चाहिए इधर, और 8 मंथ की इधर चाहिए। ये प्री और पोस्ट की होती है। इसको भी इवनली कर लो। ये पर मंथ कितनी? ये 3 महीने की। ये कितने महीने की? 9 महीने की। ये पर मंथ 90,000। ये पर मंथ, वो बोल रहे ऐसा इवनली है कि ये भी इवनली है। इसको डिवाइड करो 3 महीने से तो पर मंथ आ गई, इसको डिवाइड करो 9 महीने से, ये भी पर मंथ इवनली आ गई। तो ठीक है ना। 1 महीने की 90,000, तो यहाँ 3 महीने की कितनी?
एक महीने की 90,000, तो 3 महीने की कितनी, 2,70,000 ये। अच्छा इधर ये 3 महीने हो गए, लेकिन एक महीना बचा है अभी, तो एक महीना कहाँ से लाएंगे, इधर से लाएंगे, वो 30,000, वही तो होगा ना। ठीक है, चलिए। अब यदि ये आपको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, यहां दिया है प्रॉफिट ऑन, इसको नोट कर लें, ये बेसिक है, प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट दिया है 18,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 30,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दिया है 18,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30। यहाँ पर डेट ऑफ बिजनेस परचेज, डेट ऑफ बिजनेस परचेज है 1 मई 2019, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मई जून जुलाई 1 अगस्त 2019, और एंड ऑफ द ईयर हमेशा वही 31 मार्च 20। और इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट्स, all investments were sold in sold on 30th September। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000 है, 30,000 है, डेट ऑफ बिजनेस परचेज 1 मई है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त को हुआ है, और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन 30th सितंबर, सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए हैं 30 सितंबर को। तो बताइए क्वेश्चन नोट कर लिया। अब यहां पर प्री और पोस्ट की इनकम साइड में जो इनकम साइड होगी, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 18,000 कहां लिया जाए। सिंपल सी बात है, पोस्ट में प्रॉफिट को 3:2 में बांटने वाले, बेटा कैसे बांट रहे 3:2 में, सोचो जरा। मैक्सिमम तो पोस्ट ही बोल रहे हैं, बेटा ये इन्वेस्टमेंट बिके हैं सितंबर में, इन्वेस्टमेंट बिके हैं सितंबर में, तो प्रॉफिट भी सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ में हुआ है, वो इवनली कैसे हो सकता है। तो हमें प्रॉफिट तो लेना है पोस्ट में, प्रॉफिट ऑफ सितंबर 2019, ये आएगा डायरेक्टली पोस्ट में, क्योंकि सितंबर मंथ पोस्ट में आ रहा है, इसलिए पूरा पोस्ट में आएगा। हाँ, नियति शर्मा ने इंटरेस्ट के लिए मुझे बताया, और श्रेया ने भी बताया। बताइए इंटरेस्ट का क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, कौन बोल रहा है, 3:2, बिल्कुल सही बताया। इधर 3:2 बताया है, कई बच्चों ने बताया 3:2, यस 3:2। बेटा इन्वेस्टमेंट सितंबर में भेज दिए गए, इन्वेस्टमेंट यदि सितंबर में भेज दिए गए तो उसके बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, अप्रैल मिलेगा, सॉरी मई, हमने बिजनेस मई से खरीदा है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ में मई से आए, तो मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 5 महीने होते हैं। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्रोल में, हमारे हाथ में रहे हैं सिर्फ 5 महीने। बिजनेस खरीदा, वहां से इन्वेस्टमेंट हमारे साथ में आए होंगे, जिसने बिजनेस बेचा उसके इन्वेस्टमेंट भी हमने खरीद लिए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास रहे हैं 5 मंथ, और हमने उसको सितंबर में बेच दिया, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद कोई हमें ब्याज क्यों देगा,
तो हमें इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला है 5 मंथ का, उस 5 मंथ में 3 मंथ आ रहे हैं प्री में और 2 मंथ आ रहे हैं पोस्ट में, तो हमें इस इंटरेस्ट को 3:2 के स्पेशल टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब 18,000 और 12,000। क्या ये लॉजिकल है? लॉजिकल है, ठीक है, ये भी हो गया। मतलब हमने इतना कुछ बेसिक पढ़ लिया कि अब क्वेश्चन करते वक्त हमें शायद ही कुछ नई चीज पढ़नी पड़े, एक आध जो चीजें होगी वो बता देता हूँ। खत्म करूँ इसके एग्जाम्पल को, आगे पढ़ो। एक पॉइंट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बेटा तुमने इंटरेस्ट टोटल देखा ही नहीं अभी, क्या बात कर रहे हो? टोटल इंटरेस्ट देखो, आपके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 30,000 लिखा हुआ है, ये बेटा ये आपको कैसे नहीं देखा आपने इसको? हाँ बेटा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, आराम से सोचेंगे, जल्दी की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। इनकम टैक्स बेटा इनकम टैक्स कंपनी को लगता है, ध्यान रखना। इनकम टैक्स के बारे में आपका नॉलेज क्या बोलता है कि प्रोप्राइटरी केस में, प्रोप्राइटरी केस में इनकम टैक्स होता है ड्राइंग, प्रोप्राइटरी केस में इनकम टैक्स ड्राइंग मानते थे आप, या नहीं पता? ये भी नहीं पता, हो सकता नहीं पता हो क्योंकि आपके शायद काम भी नहीं आया होगा। चलो वहाँ हम कहाँ जाएंगे इतनी बेसिक में। कंपनी में कंपनी को देना पड़ता है इनकम टैक्स, कंपनी होती है एक इनकम टैक्स असेसी, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसे भी इनकम टैक्स लगता है, उसका भी असेसमेंट होता है, वो भी एक असेसी होती है, वो भी एक टैक्स एंटिटी होती है। तो प्रोविजन, और उसको अपने जो उस पर टैक्स इनकम टैक्स लगता है अपनी जो भी, वो टैक्स उसे अपनी बुक्स में प्रोवाइड फॉर करना पड़ता है, उसका एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाना पड़ता है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स के लिए बनाया गया प्रोविजन। ये ड्राइंग मानते थे प्रोप्राइटरी में, लेकिन कंपनी में इसको ड्राइंग तो मान नहीं सकते, ये तो कंपनी का अपना खुद का टैक्स है। तो उस केस में इसको किस तरह से पीएल में कहां डेबिट किया जाए? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आपने क्या इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया? हाँ, क्या इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल सही किया आपने। इनकम टैक्स हमेशा सेल्स पर लगता है, सेल ज्यादा तो इनकम टैक्स ज्यादा, सेल कम तो इनकम टैक्स कम। किसी महीने सेल जीरो, या मतलब सेल ज्यादा होगी तो इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, इनकम पे टैक्स लगता है कि सेल पे लगता है? इनकम टैक्स जो है वो इनकम पे लगता है, टैक्स ऑन इनकम। अच्छा, उसको बोलते ही क्या है? इनकम टैक्स, यानी टैक्स ऑन इनकम। तो मुझे तो आज तक ये लग रहा था कि, तो आप लोग तो उसको किस रेशियो में बांटने की बात कर रहे हो? सेल्स रेशियो। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि आप लोग जिसने इनकम टैक्स पढ़ते हुए आपको 10 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, और आप कह रहे हो कि सर इनकम टैक्स सेल रेशियो में बढ़ता है, तो मुझे लगा कि शायद सेल्स पे लगता होगा। मेरे फंडे वीक हो गए, मैं भूल गया इनकम टैक्स मैंने बहुत बहुत साल पहले पढ़ा था, और मैंने प्रैक्टिस भी छोड़ दी एज ए सीए। तो शायद मुझे गलत पता था, क्योंकि आपने सेल्स के रेशियो में बांटा है। ठीक है, सेल ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, तो फिर तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स इनकम पे लेना नहीं चाहिए, सेल पे लगा दो, जैसे जीएसटी लगता है, सेल का 2%, सेल का 5%। भाई तुम्हारी सेल ज्यादा है, क्यों बेवजह इनकम निकालने में इतनी झंझट करो? इनकम निकालना, उसके सारे खर्चे चेक करना, ऑडिट करवाना, सीधे इनकम पे लगा दे, सेल पे लगा देती ना। तो फिर सेल पे टैक्स किस पे डिपेंडेंट हुआ? टैक्स किस पे डिपेंडेंट हुआ? आप ही बात अपनी क्रॉस कर रहे हैं। यदि आप कहते कि सेल ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, तो भाई फिर सेल पे टैक्स लगा दो ना, क्या प्रॉफिट निकालने की जहमत क्यों उठाओ? आपके रिसर्च अदर इनकम पे भी तो टैक्स लगता है, तो फिर अल्टीमेटली टैक्स लगता किस पर है? इनकम पर। तो फिर आप फिर सेल की बात कैसे कर सकते हो? सेल्स इनकम टैक्स लगता है नेट इनकम पर, नेट प्रॉफिट पर, टैक्सेबल प्रॉफिट पर। तो बताइए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का कनेक्शन न टाइम से होता है न सेल से होता है। सेल ज्यादा होने पर प्रॉफिट ज्यादा हो जरूरी नहीं है। किसी व्यापारी के यहाँ सेल ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब तो वो कभी लॉस में आएगा ही नहीं।
ऐसा नहीं होता है बेटा। सेल ज़्यादा है पर वो अनाप शनाप खर्चे कर रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, तो भी क्या होगा, वो तो घाटे में आ जाएगा। वो माल 10 रुपए में खरीद कर 10 रुपए का माल खरीद कर यदि उसे 8 रुपए में बेचता है तो क्या होगा बताओ। 10 रुपए का माल खरीदा, 10 रुपीज में परचेस करके उसको 8 रुपए में 8 रुपीज में बेचना पड़ा। क्या बिजनेस में ऐसा होता है कि नहीं होता कई बार? तो फिर तो उसका क्या होगा, उसको टैक्स लगेगा इनकम। हाँ, क्या इनकम टैक्स लगेगा? आप तो कह रहे सर सेल 10 रुपए 8 रुपए की सेल है, सेल पे टैक्स सेल है तो सर टैक्स लगेगा इनकम टैक्स। अरे नहीं लगेगा क्योंकि लॉस है। तो इनकम टैक्स का कनेक्शन सेल से नहीं, टाइम से नहीं, फिर किससे होता है? इनकम से होता है। तो हमें इनकम टैक्स के खर्चे को, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को कंपनी प्री और पोस्ट के नेट प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। किस रेशियो में? नेट प्रॉफिट। जहां प्री में ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, यदि पोस्ट में नेट प्रॉफिट ज्यादा तो नेट प्रॉफिट, यदि पोस्ट में ज्यादा है तो इनकम टैक्स भी पोस्ट में ज्यादा लगेगा। इज इट क्लियर? तो प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ ये बात जरूर है। अच्छा, आपको मेरी बात नहीं जम रही हो तो मैं आपको थोड़ा इजी कर सकता हूं। आपको यदि मेरे लॉजिक ये वाला नहीं जमता तो मैं एक इजी सॉल्यूशन देता हूं, जैसा मॉड्यूल ने किया। मॉड्यूल ने इनकम टैक्स आने पर उसको क्या ट्रीट किया है वो बता दूं तो मेरी झंझट खत्म, बस आप वैसे ही कर लो फिर तो फिर आपको ये झंझट लगाने की जरूरत ही नहीं। पर मैं जो बता रहा हूं ये आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, मॉड्यूल में ऐसा किया हुआ नहीं है। तो मैं अपनी रिस्क पर आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता जो मॉड्यूल ने किया, और जो 100% मुझे गलत लगता है उसको मैं क्यों एक्सेप्ट करूं। और मॉड्यूल कोई भगवान, मॉड्यूल हमारे लिए भगवान है, मैं मानता हूँ आज के ज़माने में हो गया है क्योंकि पेपर उसी से आता है। जिसे मॉड्यूल कर लिया तो रैंक लग जाती है, रैंक लग जाती है मॉड्यूल पूरा करने पर। यदि किसी ने मॉड्यूल 4 बार अच्छे से कर लिया, मॉड्यूल 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 मॉड्यूल, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, धड़ाधड़ करके आ जाओ, ये रैंक आ गई। हमारे ज़माने में मॉड्यूल तो एक रेफरेंस होता था कि मॉड्यूल से एक क्वेश्चन भी आ जाए, एक क्वेश्चन भी आ जाए तो हम अपने आप को लकी मानते थे, अब तो पूरा पेपर ही मॉड्यूल से सेट होता है। तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें? उन बच्चों की रैंक ज़्यादा लगती है जो मॉड्यूल 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 करते हैं, और उनको दिक्कतें आती है जो मॉड्यूल के अलावा दूसरे क्वेश्चन भी करने लगे, टफ क्वेश्चन भी करने लगे। तो मैंने डे बाय डे अपने नोट्स का लेवल डाउन किया, नोट्स से टफ क्वेश्चन हटाए। हाँ, इस बार एडवांस के अंदर एक मेरा वो क्वेश्चन आ गया जो मेरे नोट्स से पिछले 2 अटेम्प्ट पहले हटाया था, और इस बार आ गया वो। अब पता नहीं मॉड्यूल एडवांस के अंदर कैसा हो गया, मेरे 25 सालों से नोट्स में वो क्वेश्चन चला आ रहा है और मैं हमेशा वो क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने धीरे से क्या किया, नोट्स से क्लास वर्क से हटा के उसको एडवांस प्रॉब्लम, स्पेशल प्रॉब्लम में डाल दिया कि सब मत करो, कुछ लोग कर लो। क्योंकि होता क्या था, मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ, ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ और हमारी बच्चों के नंबर कम आए, और वो बच्चे रैंक में आ जाए जो सिर्फ मॉड्यूल करके जा रहे हैं, मॉड्यूल रट के जा रहे हैं। हम 2 बार रिवाइज नहीं कर पाते थे, वो 4-4 बार रिविजन कर लेते क्योंकि उनके पास सिर्फ मॉड्यूल 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 था, और हमारी रैंक कम, उनकी रैंक ज़्यादा। तो हमने सोचा हम बेवकूफ़ है जो इतना डेप्थ में जाते हैं, इतने एडवांस क्वेश्चन कराते हैं। हमने क्वेश्चन जैसे ही हटाया, अगले अटेम्प्ट में धड़ से इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन डाल दिया। और वो क्वेश्चन जब तक किया हुआ नहीं हो नहीं सकता था। मैं तो आपको पुराने सब नोट्स पढ़े हैं मेरे पास, दिखा सकता हूँ कि मेरे नोट्स में था, फिर वो एडवांस में आया, फिर एडवांस से भी गायब हो गया, और जैसे ही गायब हुआ इंस्टीट्यूट ने वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो प्रॉब्लम ये है। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के बारे में मॉड्यूल, अच्छा मॉड्यूल मॉड्यूल जो है ना, अच्छा बच्चों को नहीं दिख रहा है? हाँ? बच्चों को बोलना पड़ेगा, फालतू बातें चल रही थी, ये तो बोलेंगे सर फिर से सुनाओ। हाँ, अच्छा बताओ क्या करूं मैं, अपना लॉजिक लगाऊं या आईसीआई? बेटा आईसीआई, माइक ऑफ नहीं था बेटा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मैंने कोई भी काम की बात नहीं की, सिर्फ फालतू बात कर रहा था मैं। डोंट वरी, अब काम की बात मैं अब शुरू करता हूं। मॉड्यूल ने, अब मैं मॉड्यूल की बात कर रहा था, मॉड्यूल पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा, जो भी उसमें सॉल्यूशन दिए गए, जो व्यूज हैं वो लिखा है, इट इज नॉट ऑल आर नॉट द व्यूज ऑफ आईसीआई। ये आईसीआई की ओपिनियन व्यू नहीं है जो लिखा है मॉड्यूल में, साफ लिखा है। उस पर आईसीआई का प्रिंटिंग जरूर है, लेकिन लास्ट में एक लाइन पढ़िएगा मॉड्यूल में कि इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी ओपिनियन है, जो भी व्यूज हैं, वो आईसीआई के नहीं है। तो फिर किसके हैं? बेटा ये मॉड्यूल को एक व्यक्ति डेवलप करता है, आईसीआई की टीम डेवलप नहीं करती। आईसीआई ने एक व्यक्ति को असाइन कर दिया, भाई आप शर्मा जी, आप बड़े टैलेंटेड पर्सन हो, आपका अकाउंट बहुत बढ़िया है, आप शर्मा जी आप अकाउंट का मॉड्यूल तैयार कीजिए। थ्योरी शर्मा जी की होगी, क्वेश्चन शर्मा जी के होंगे, और सॉल्यूशन भी शर्मा जी के होंगे। आईसीआई उसको एक रत्ती भर भी चेक नहीं करता है, और ऐसे कैसे प्रिंट हो जाते हैं।
वो चाहे शर्मा जी ने जहाँ से लिए सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन यहाँ आ गया। यदि सॉल्यूशन उन्होंने श्रीराम यूनिवर्सिटी के किसी पेपर से क्वेश्चन लेकर वही सॉल्यूशन डाल दिया तो वही छप जाता है। ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं। अब जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के बारे में मैं इतनी बैकग्राउंड ये बना रहा हूँ, बेटा कुछ भी मैंने खास नहीं बताया, आपको जो बता रहा हूँ अभी सुनो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की बात चल रही थी। आईसीआई के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स को उन्होंने सीधे सीधे पोस्ट में लिया है। कहाँ ले लिया? डायरेक्टली पोस्ट में। यदि आपको कोई जिद्दोजहद, कोई डिस्कशन, कोई लॉजिक नहीं लगाना है तो सीधा पोस्ट में ले लो एज पर मॉड्यूल, क्योंकि उन्होंने पोस्ट में लिया है। पर मेरा ये मानना है यदि प्री पीरियड और ये पोस्ट पीरियड है, यहां 60 लाख रुपीस की इनकम हुई और यहां पर 400 लाख रुपीस की इनकम हुई, तो ये इनकम भी चूंकि कंपनी को मिली है, भली इस कंपनी इससे डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती, भले ये कंपनी के लिए फ्री जोन नहीं है। ये कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई ये फ्री नहीं है और ये फ्री है। ये कंपनी एक्ट ने बाइफिकेशन कर रखा है कि ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है और ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। पर इनकम टैक्स क्या कहेगा? भाई है तो ये भी प्रॉफिट, इस प्रॉफिट के यूजर्स रिस्ट्रिक्टेड है एज पर कंपनीज एक्ट, पर है तो ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर टैक्स तो कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का भी रिसिपिएंट कंपनी है, इस प्रॉफिट की रिसिपिएंट भी कंपनी है, ये प्रॉफिट भी कंपनी की पॉकेट में आया है, ये प्रॉफिट भी कंपनी की पॉकेट में आया, बस ये रखा गया है कैपिटल रिजर्व में और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। इसका मतलब पर कंपनी को टैक्स तो इस पर भी देना पड़ेगा ना। तो हम कैसे पूरा टैक्स का बर्डन इस प्रॉफिट पर डाल सकते हैं? पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स यहां से घटा दें, इस 400 से घटा दें और 600 ये 60 लाख की प्रॉफिट को पर टैक्स नहीं लगा, ऐसा कैसे मान लूं मैं? तो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स को सीधे सीधे पोस्ट में लें, लेकिन मॉड्यूल ने लिया हुआ है। तो क्या आप, प्रॉब्लम ये है 3 महीने बाद भी बच्चे का डाउट आता है, सर इन्होंने, सर प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने ऐसा बांटा है, मॉड्यूल ने तो सर पोस्ट में लिया है, ऐसा बोलता है जैसे मैंने कभी क्लास में डिस्कस ही नहीं किया हो, भूल जाता है वो कि मैंने डिस्कशन किया था। तो अब क्या करना आप तय कर लो। पोस्ट में ले लें तो हमारा हेडेक खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल से मैच कर जाएगा। तो हमें ये कुछ नया चक्कर करने की जरूरत नहीं कि हम एक नेट प्रॉफिट निकालें प्री और पोस्ट का। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले वाला नेट प्रॉफिट निकालें, जीपी में से सारे एक्सपेंस घटाकर नेट प्रॉफिट निकालें बिफोर टैक्स, और उस नेट प्रॉफिट के रेशियो में इनकम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये जिद्दोजहद से बचना है तो मॉड्यूल से मैच कर लो। बाकी मॉड्यूल के उस सॉल्यूशन के पीछे मैंने कहा वो मॉड्यूल का सॉल्यूशन आईसीआई का नहीं है, बल्कि जिसने वो क्वेश्चन बनाया उसने जो सोचा था वो सोच लिया कि भाई प्रोविजन ईयर एंड में बनता है। अरे उससे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी तो ईयर एंड में बनता है, पर उसको हम टाइम रेशियो में बांटते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होता है, उसको प्री पोस्ट दोनों में बांटते हैं। भले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ईयर एंड में बनाया जाता है, पर होता वो प्री पोस्ट दोनों का है, होता वो साल भर का है। तो इनकम टैक्स प्रोविजन भी बनाया जाता है ईयर एंड में, पर वो बनाया जाता है इनकम देखते हुए, जहां इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम कम टैक्स कम। तो अब सोचो जरा 2 मिनट के लिए, मान लो प्री में इनकम थी 60 लाख, है ना, और पोस्ट में 20 लाख का लॉस हो गया, नेट लॉस। तो 60 लाख की इनकम और 20 लाख का लॉस, नेट प्रॉफिट कितना? 40 लाख। कंपनी को 40 लाख पर 30% से 12 लाख टैक्स लगेगा। अब 12 लाख का टैक्स का बर्डन कहां ले लूं? पोस्ट में। 12 लाख का टैक्स कहां ले लूं? एज पर मॉड्यूल पोस्ट में। मतलब आपने ये लॉस कितना? 20 लाख। लॉस पे टैक्स कितना माना? 12 लाख। लॉस बढ़कर हो गया 32 लाख। ये आईसीआई का सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या एब्सर्ड हो रहा है ऐसा करने में। पर तो आप यदि ज़्यादा जिद्दोजहद में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ले सकते हो मॉड्यूल में, मॉड्यूल के सॉल्यूशन को फॉलो कर लो। पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसकी चैलेंज नहीं दे सकता, मैं इसके लिए कुछ बोल नहीं सकता कि इसका क्या होगा। कल को कोई नया पेपर सेटर वो क्वेश्चन दे और वो सॉल्यूशन अपने हिसाब से बनाए, तो वो मॉड्यूल के सॉल्यूशन को बदल भी सकता है और वो उनका सॉल्यूशन कुछ और लेकर एग्जामिनेशन सॉल्यूशन कुछ और दे सकता है, और आपकी जब कॉपी चेकिंग होगी तो वो हो सकता है एग्जाम के अलग सॉल्यूशन से हो। तो ये रिस्क आपको उठानी पड़ेगी। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। बेटा मैं कैसे बोल दूं कि आईसीआई के जो पेपर सेटर है वो कौन सा क्वेश्चन उठाने वाला है, वो एज इट इज सॉल्यूशन डालने वाला है या अपना नया सॉल्यूशन डालने वाला है? जनरली वो सॉल्यूशन एज इट इज डाल देते हैं। तो ठीक है, आप टैक्स प्रोविजन को क्या लिख लो? एज पर स्टडी मॉड्यूल इन पोस्ट। पर ये जरूर लिख लेना एज पर स्टडी मॉड्यूल, और लिख लेना नॉट एज पर नाटा सर। ये जरूर लिख लेना कि एज पर स्टडी मॉड्यूल
in post, but not as per Nata sir, not in logic. तो प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने एज पर स्टडी मॉडल आपने ले लिया पोस्ट में, और जो रिस्क उठाना चाहता है वो क्या करेगा, वो लेगा एक नेट प्रॉफिट निकालेगा बिफोर टैक्स, रफ में नेट प्रॉफिट निकालेगा बिफोर टैक्स, और उस नेट प्रॉफिट के रेशियो में इनकम टैक्स के को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जहां नेट प्रॉफिट ज़्यादा वहां इनकम टैक्स भी ज़्यादा। जो भी रिस्क उठा सकता है वो करेक्ट करेगा। मैं जो एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो ये पेन उठा सकते हैं, जो मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कभी कभी आईसीआई से भी, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, जीपी में सारे खर्चे घटा दो, सारे खर्चे, सिर्फ बताओ टैक्स मत घटाओ, इनकम टैक्स तो भी निकला ही नहीं ना प्री पोस्ट का, टैक्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ें घटा दो, ये घटा दो, और नेट प्रॉफिट निकाल लो, प्री का अलग पोस्ट का अलग। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर इनकम टैक्स। बस जहाँ नेट प्रॉफिट ज़्यादा वहाँ इनकम टैक्स ज़्यादा, जहाँ नेट प्रॉफिट कम वहाँ इनकम टैक्स कम। ये तो 100% लॉजिकल है, इसको तो दुनिया की कोई ताकत ऐसा डिनाई नहीं कर सकती। तो मेरे पीछे तो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, लॉजिक है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है ऐसा क्यों किया। तो फिर भी जैसा आपको ठीक लगे, तो मैंने आपको अपना व्यू दे दिया कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनको लॉजिकल करना चाहिए, सिर्फ मॉड्यूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेक करते वक्त भी उसको एक बार तो मजबूर होना पड़ेगा कि गलत कैसे कर दूँ इस चीज़ को जो उसने सही किया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ओके, बोलिए, बैठ के बोलिए बेटा, कंफर्टेबल। तो मैं तो पूरा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पूरा प्री में लेना पड़ता, क्योंकि इनकम, क्योंकि आप जो 20 लाख का टैक्स बेनिफिट मिला है, 20 लाख पर टैक्स बेनिफिट मिला है अपने को, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते ना, फिर उसको इनकम मानना पड़ेगा, तो आपको फिर वो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स बढ़ाकर जो टैक्स बेनिफिट है वो उधर इनकम में लेना पड़ेगा। किधर, पोस्ट में आपको अपनी लॉस कम करनी पड़ेगी कि हमको उधर टैक्स बेनिफिट मिल गया। जो आपका 20 लाख, 20 लाख का 30% कितना होता है, 20 लाख के लॉस था उसका 20%, 30% मतलब 6 लाख का टैक्स बेनिफिट मिल गया आपको। यदि आपका 60 लाख पर टैक्स लगना था 30% से 18 लाख, और इधर 20 लाख के लॉस पर आपको 30% से टैक्स बेनिफिट मिल गया 6 लाख का, इसलिए आपको टैक्स कितना लगा, ये टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इतना डीप में तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आईसीआई कर पाएगा। वो 18 लाख का टैक्स यहाँ लो प्री में, और पोस्ट में 6 लाख की इनकम लो। फिर आपको 12 लाख के कैसे करना पड़ेगा, 18 लाख की इनकम, 18 लाख का टैक्स कहाँ पर लो, इधर, और इधर क्या करो, 6 लाख की इनकम जोड़ो टैक्स बेनिफिट, तो इधर की इनकम हो जाएगी, इधर लॉस कितना हो जाएगा, 14 लाख, ऐसा। और ऐसा करना प्रैक्टिकली मतलब कभी पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो ये हमने अब सारे बेसिक खत्म कर लिए। ठीक है, बेसिक खत्म। अब हम चूंकि आज बेसिक ही बेसिक पढ़ रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ नहीं बच पाया, आपको नोट्स दिख नहीं रहे यहाँ से, तो मैं एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लूँ। यदि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट की जगह लॉस है तो क्या, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। सर उनका डाउट भी, अब बेटा वो उसको आप मत समझिए उस डाउट को, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, ये तो मैं आपको जरूर बताता। डाउट उनका अपनी जगह अच्छा था, लेकिन वो यूजफुल नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से, इसलिए उसको छोड़ दे बेटा। वो ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा है कि सर उनका डाउट क्या था, वो तो बताया हो, पर वो अच्छा डाउट है, क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा रेस किया, लेकिन हमें काम नहीं आएगा। तो चलिए, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए उसको हम भेजते हैं कैपिटल रिजर्व में। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में, लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस आ जाए तो क्या, तो आप लिख लो ट्रीटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस।
डेबिट इट इन गुडविल अकाउंट, गुडविल में ऐड कर दो, मतलब गुडविल में डेबिट कर दो, मतलब गुडविल बढ़ा दो, मतलब गुडविल में ऐड कर दो, इसे गुडविल में दिखा दो। कंपनी की बैलेंस शीट में किस नाम से आ जाएगा ये? कंपनी की बैलेंस शीट में ये प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस आ जाएगा। बैलेंस शीट में किस हेड में? गुडविल के नाम से आ जाएगा। तो या तो उसको गुडविल में डेबिट कर दो, इसे गुडविल बढ़ा दो, गुडविल में ऐड कर दो। मुझे लगता है कि जिस स्टेज पर हम लोग हैं उस स्टेज पर इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन बताना मेरे लिए रिस्की है। वो अभी आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं इनिशियल लेवल पर, क्योंकि अभी हमारी मतलब अभी हमें बहुत कम टाइम हुआ है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा और बन जाए तो बता सकता हूँ मैं इसके अल्टरनेट। और ये गुडविल में डेबिट क्यों किया ये बताना भी मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल है कि गुडविल में डेबिट क्यों किया। मैं हर चीज़ को लॉजिक से बताना चाहता हूँ, इसका लॉजिक भी मेरे पास है, लेकिन अभी थोड़ा सा बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके ऊपर जा सकता है। और इसका एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी है, एक और पॉसिबिलिटी भी है, सेकंड भी है। लिख दो चलो, डेबिट इन प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस अकाउंट एंड शो इट इन रिजर्व एंड सरप्लस हेड एज नेगेटिव आइटम। एग्जाम में आपकी किसी काम करनी कभी थ्योरी में आ जाए तो है, एग्जाम में काम नहीं आएगा। बस आपको प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस दिखाई दे, बस लॉस निकाल के आ जाओ। ट्रीटमेंट पूछे तो आपको ये लिख के आना है, नहीं तो कुछ करना नहीं है। लॉस है ना, तो ट्रीटमेंट बता के मत आओ। वहां पर पूछे कि ट्रीटमेंट बताओ तो बताना, नहीं तो नहीं बताना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस आ जाए तो या तो गुडविल में डेबिट कर दो या एक अकाउंट खोल दो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, और वो लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में दिखा दो रिजर्व एंड सरप्लस। बस अभी इतना लिख लो, फिर जब हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा तब हम इसको समझ लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर थोड़ा सा बाद में। ठीक है बेटा? तो मैंने लिखवा जरूर दिया है पर अभी उसको ढंग से समझाया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं मुझे आपको समझाने में टाइम लग सकता है इसके अंदर। ठीक है? ये आप लोग कुछ लोगों को तो पता था, शायद आपने पढ़ लिया था कि गुडविल में जाता है ना, आपने थ्योरी पढ़ ली होगी शायद, कि कुछ बच्चों ने बताया कि गुडविल में जाएगा, तो शायद आपने थ्योरी पढ़ी होगी। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ बेसिक बचा नहीं अब आपके कोई कॉमन डाउट हो इसी को लेकर तो मुझसे पूछ सकते हो। डेप्रिसिएशन? हाँ, कभी कोई मशीन की? बेटा वो आपका डेप्रेशन चैप्टर का इशू हो गया, हमें यहाँ पर वो नहीं पढ़ना है। हमें तो बस डेप्रेशन दिया रहेगा, उसको बांटना है कि उसको हम बांटेंगे टाइम रेशो में। वो हमने एग्जाम्पल की थी बस वही, उससे ज़्यादा हमें उस चैप्टर में नहीं जाना है। तो वो तो डेप्रेशन चैप्टर का ही फंडामेंटल हो गया, वो तो फिर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा ना। वो आप एएस में पढ़ेंगे, वो भी एएस जब पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का, वहाँ यहाँ प्री पोस्ट में नहीं पढ़ेंगे अपन वो। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर? बोलिए बेटा। नेगेटिव आइटम में दिखा देंगे। अब चूंकि आपको तो समझ में मुझे लगता आ ही गया, देखिए क्या कोशिश करूं समझाने की, भले समझ में ना आए तो भी। बेटा क्या बोलते हैं ना वो, इसमें रिस्क तो है। ये मान कर चलो कि समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊं, आप 50% संभावना है कि समझ में नहीं आएगा और 50% आ जाएगा। फिर भी आप समझना चाहते हो क्या? नहीं आएगा तो मुझे बदनाम तो नहीं करोगे? नहीं आएगा तो बोलना ठीक है बाद में समझेंगे। बेटा क्या होता है, क्या होता है, इसके लिए मुझे बहुत डीप में जाना पड़ेगा। इतनी डीप में जाऊंगा कि मैं डूब भी सकता हूं आपके साथ में गया काम से, ऊपर आ ही नहीं पाऊं। बेटा गुडविल, सब बोल रहे समझा दीजिए। तो गुडविल, बेटा जैसे क्या होता है, हमने एक बिजनेस खरीदा, बिजनेस खरीदा, उसकी असेट है 50 लाख रुपीस की असेट्स, टेंजिबल
और सब मिलाकर जो असेट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश, सब मिलाकर 50 लाख रुपीस की असेट है उस बिजनेस में। और उस बिजनेस में 50 लाख की तो असेट है और उस बिजनेस में 10 लाख रुपीस की लाइबिलिटी भी है, तो नेट असेट हुई 40 लाख। तो यदि हमें उसका बिजनेस खरीदना है, उसकी हम दुकान जाएंगे, भाई तेरी दुकान खरीदना है, तो उसकी असेट जितनी ज़्यादा होगी दुकान उतनी महंगी बिकेगी। असेट के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, पर असेट के लिए पेमेंट करेंगे 50 लाख, पर उसकी लाइबिलिटी भी तो हम ले रहे हैं, तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 50 की असेट भी ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली 10 की उसकी लाइबिलिटी भी ले रहे हैं, तो हमारे हत्ते नेट असेट कितनी आई? तो हमें पे कितना करना चाहिए? 40 लाख पे करना चाहिए। बेटा आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा मैंने जो बोला? 40 लाख समझ में आया आपको? तो 40 लाख हमको पे करना चाहिए। पर वो दुकान वाला जो बेचने वाला है वो तो अड़ गया, बोले मेरी असेट 40 लाख है, मुझे भी पता है भाई, पर मैं ये बिजनेस 40 लाख में नहीं बेचूंगा, ये बिजनेस बेचूंगा मैं 48 लाख में। लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। अरे मैंने कहा इतने भाव क्यों खा रहा है भाई? बोले मैं तो भाव खाऊंगा, मैं तुम्हें जो बिजनेस दे रहा हूं उसमें असेट भले 40 लाख की है, और मेरा बिजनेस जो तुम ले रहे हो वो इतना शानदार है कि मैं तुम्हें बिजनेस 40 लाख में नहीं दूंगा, तुम जाओ आगे दूसरा कोई व्यक्ति आने दो, मैं उसको बेचूंगा, तुम्हें तो नहीं बेचूंगा। मैंने कहा भाई इतना भाव मत खा, चल 46 लाख ले ले या जो भी है। तो मान लीजिए 46 लाख पर डील हो गई और मैंने उसे 46 लाख पे किया। तो बताओ 46 लाख जो पे किया उसमें 40 लाख तो मैंने पे किया असेट के लिए, टेंजिबल असेट के लिए, और 6 लाख पे किया उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन के लिए। वो भाव क्यों खा रहा है? उसकी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कैपेसिटी होगी, उसके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, इसलिए वो भाव खा रहा है कि भाई मेरी दुकान तुम खरीदोगे तो मेरी दुकान असेट के लिए नहीं खरीद रहे हो तुम, ये असेट तुम्हें वैसे भी कहीं मिल जाएगी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो रनिंग बिजनेस तुम ले रहे हो साथ साथ में, तो मुझे 6 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। आया समझ में? एक एग्जाम्पल समझ, या जैसे कोई मान लो मैं आपको एग्जाम्पल लूँ कोचिंग क्लासेस का। एक कोचिंग क्लासेस है, वहाँ पर एक कोचिंग क्लास बहुत बढ़िया चलती है, एक टीचर वहाँ पढ़ाता है, बच्चे काफ़ी आते हैं वहाँ पर, एक एरिया में नाम हो गया उनका। असेट के नाम पर वहाँ सिर्फ फर्निश पिक्चर है, 50,000 का फर्नीचर पिक्चर और कुछ नहीं है। एक बोर्ड है, फर्नीचर पिक्चर है, पंखे लगे हुए हैं, एसी भी नहीं है, 50,000 की वहाँ पर फर्नीचर पिक्चर टोटल है। अब वो टीचर किसी वजह से वो टीचिंग बंद करना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, आउट ऑफ इंडिया सेटल होना चाहता है, पर वो सोचता है कि भाई ये कोचिंग में एज इट इज रनिंग कंडीशन में किसी को दे दूँ, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अच्छा टीचर, उसी के इक्विवेलेंट टीचर वहाँ पर आ जाएगा, तो बच्चे तो वहाँ पर आ रहे हैं, भाई 50 में से कम 40 बच्चे तो बचेंगे, ऐसा तो है नहीं सब चले जाएंगे। तो उसने कोचिंग वाले ने अपनी कोचिंग, जिसमें फर्नीचर कितने का है? सिर्फ 50 का, लेकिन उसे उस कोचिंग से सालाना 6 लाख रुपए मिलते थे 50,000 के फर्नीचर पर, असेट कितने की? 50,000, लेकिन उससे इनकम कितनी होती थी उसको सालाना? 6 लाख रुपए की इनकम होती थी। वो अपना बिजनेस जब बेच के जाएगा तो क्या 50 रनिंग बिजनेस, कोचिंग रनिंग, वो क्या करेगा? नए टीचर को लाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ दिन पढ़वाएगा और फिर बाद में धीरे से बाहर हो जाएगा। तो बताओ वो अपना रनिंग बिजनेस कोचिंग क्लास, जो नया पर्सन आया है, नया टीचर आया, उसको क्या 50,000 में बेच दे? ज्यादा में बेचेगा वो। तो बेटा अब नया कोचिंग जो ऑनर है उसको मान लो वो रनिंग बिजनेस मिला 3 लाख में, 2 मिनट के लिए मानो मैं 3 लाख बहुत कम बोल रहा हूँ, 3 लाख में उसने बिजनेस खरीद लिया, 3 लाख देकर वो कोचिंग खरीद ली। अब बताओ उस 3 लाख देकर उसे असेट के बदले में क्या मिला? कितने की असेट मिली? 50,000 की असेट मिली। तो वो एंट्री जो पास करेगा नया ऑनर, फर्नीचर डेबिट कितने से? लेकिन कैश क्रेडिट कितने से? 3 लाख। तो फर्नीचर डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 3 लाख, तो 250 कहाँ डेबिट करेगा? गुडविल में डेबिट करेगा। ये इनटेंजिबल असेट है जिसके लिए उसने पे किया है। मैं तो इसके ऊपर तो मैं कहानी सुबह से शाम तक सुना सकता हूँ गुडविल पर टाइम ही नहीं इतना और ना उसकी जरूरत है। तो इसका मतलब जब कोई बिजनेस खरीदते हैं और असेट कम आती है और पेमेंट ज़्यादा करते हैं तो क्या होती है? क्या अभी समझ में आया? हम बिजनेस खरीदते हैं और बिजनेस में असेट कम आए, असेट कम हो और पेमेंट ज़्यादा करें तो उसको कहाँ डिबिट करते हैं? वो हमारा लॉस नहीं होता। उस व्यक्ति ने 3 लाख जानबूझकर डील में दिए हैं, उसको पता है कि भाई फर्नीचर 50 का है तब भी मैं 3 लाख दे रहा हूं, तो 250 जो ज्यादा दे रहा है उसका लॉस नहीं, डेलिबरेट एक्स्ट्रा पेमेंट वो गुडविल में डेबिट करेगा। वो इंटेंजिबल असेट है। समझ में आया आपको? तो एक जनरल फंडा क्या हुआ कि जब भी कोई बिजनेस खरीदते हैं और बिजनेस खरीदने पे असेट कम आए और पेमेंट ज्यादा जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, अभी मैंने क्या कहा, मुझे समझाने में टाइम बहुत लगता है, लॉजिक से चलना है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल, अब देखो मैंने एक बिजनेस खरीदा, एक बिजनेस
कोई मिस्टर रमन लाल थे। मिस्टर रमन लाल का बिजनेस मैंने खरीद लिया, रनिंग बिजनेस। रमन लाल जी के डेटर्स थे 3 लाख रुपए के, डेटर्स 3 लाख रुपए के डेटर्स थे उनके। स्टॉक था, डेटर्स थे, मशीन थी, फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, सब खरीद लिया मैंने। पर उनके डेटर्स, डेटर मतलब जिनको उन्होंने उधार माल बेचा था और जिनसे उन्हें अमाउंट लेना बाकी था, वो उनके डेटर अब मेरे हो गए। अब रिकवरी कौन करेगा? मैं करूंगा 3 लाख। और मैंने उनको 3 लाख के डेटर के बदले कितना दे दिया उनको? 3 लाख दे दिया। तो उनके डेटर मैंने खरीद लिए। क्या समझ में आया आपको मैंने क्या खरीदा? है ना, 3 लाख के डेटर खरीद लिए। अब हुआ ये, और मैंने 3 लाख दे भी दिया। जब मैंने उनसे रिकवरी करी करता रहा, अल्टीमेटली मुझे फाइनली 280 मिले, 20 नहीं मिले उस डेटर में से। 20,000 मुझे नहीं मिले। तो 20,000 क्या हो गई? बैड डेट्स। ये डेटर मेरे जनरेट किए हुए थे या किसी और के जनरेट किए हुए थे? किसी और के। उनको माल मैंने बेचा था या किसी और ने बेचा था? किसी और ने बेचा था। उनसे बिजनेस मैंने नहीं, किसी और ने किया था। उनसे मैंने कोई, उनको मैंने सेल नहीं की थी, उससे मैंने कोई मुनाफा नहीं कमाया था, उनको मैंने सेल नहीं की थी। ठीक है। अब ये जो 20,000 डूब गया, ये रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? ये बैड डेट्स जो हुई है, ये बैड डेट्स पीएनएल में जाएगी या नहीं जाएगी? एज ए रेवेन्यू लॉस नहीं जाएगी। ये बैड डेट्स पीएल में नहीं जाएगी, बल्कि जबकि ये बैड डेट्स है, पर ये, मेरी बात सुनो, क्या इसको माल हमने बेचा था? क्या इसकी सेल हमने रेवेन्यू मानी थी? बेटा मेरी बात सुनो, डेट में जाने में थोड़ा तकलीफ तो होगी बेटा आपको, क्योंकि देखिए बेटा, जैसे हमने सेल की रमन लाल जी को, हमने रमन लाल जी को सेल की थी 20,000। तो ये हमारा क्या माना था? रेवेन्यू। इसको हम पहले क्या मान चुके थे? सेल मानी थी, मतलब रेवेन्यू। और बाद में 1 साल 2 साल बाद यदि ये बैड डेट्स हो जाए, ये हमारा रेवेन्यू लॉस। क्योंकि इसको हमने माल बेचा था तब रेवेन्यू इनकम मानी थी, तो इसका बैड डेट्स भी हमारा रेवेन्यू लॉस है। लेकिन इस रमनलाल जी को हमने माल बेचा था क्या? हमने तो इनको सेल ही नहीं की थी। जब इनको सेल नहीं की थी तो हमने इनकी सेल को रेवेन्यू इनकम माना था क्या? तो जब इसको इनकम नहीं माना था, रेवेन्यू नहीं माना था, तो बैड डेट्स रेवेन्यू लॉस कैसे मान लो? तो ये लॉस बिजनेस से हुआ है या बिजनेस से हुआ है या बिजनेस खरीदने से हुआ? ये 20,000 का लॉस बिजनेस से हुआ है या बिजनेस खरीदने से हुआ है? बोलो। बिजनेस खरीदने से हुआ है, बिजनेस से नहीं हुआ। तो बिजनेस हमारी एक रेवेन्यू एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस खरीदना एक हमारा कैपिटल वर्क है। बिजनेस एक्विजिशन इज ए कैपिटल एक्टिविटी एंड बिजनेस इज ए रेवेन्यू एक्टिविटी। तो ये बैड डेट्स इज ए, दिस बैड डेट्स इज ए बिजनेस एक्विजिशन लॉस, बिजनेस परचेज लॉस, इट इज नॉट ए बिजनेस लॉस। क्या बात खोपड़ी में जा रही है कि ये लॉस बिजनेस लॉस है या बिजनेस परचेज लॉस है? तो फिर ये कैपिटल लॉस या रेवेन्यू लॉस है? तो फिर ये पीएल में जाएगा नहीं, ये हमारा पीएल में जाएगा नहीं, क्योंकि इससे हमने बिजनेस धंधा सेल की नहीं, तो हमारा रेवेन्यू लॉस कैसे हो गया? इट इज नॉट अवर रेवेन्यू लॉस जो कि पीएल में चली जाए। तो फिर इस बैड डेट्स को गुडविल में डेबिट करते हैं। इस बैड डेट्स को गुडविल में डेबिट क्यों करते हैं? जरा सोचना, अब सोचो उल्टा जाकर। हमने उसके लिए कितना दिया डेटर के लिए? 3 लाख। और डेटर मिले कितने के? तो 20,000 ज्यादा दे दिया ना। असेट मिली कितनी? असेट कितनी मिली फाइनली उससे? 280। और हमने असेट के लिए दे कितना दिया? ₹3 लाख। कितना ज्यादा दे दिया? 20,000। तो वो 20,000 कहाँ डेबिट करो? गुडविल में डेबिट करो। अभी असेट कम आए और पेमेंट ज्यादा जाए तो कहाँ डेबिट होता है? गुडविल में होता है। तो क्या धीरे धीरे खोपड़ी के सेल खुल रहे हैं थोड़े थोड़े? ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉ नहीं होता। ये सब लॉजिक से, और लॉजिक बताने के लिए टाइम लगता है। क्या समझ में आया कि वो 20 की बैड डेट्स को, विच इज नॉट ए बिजनेस लॉस, रादर इट इज ए बिजनेस एक्विजिशन लॉस, सो इट शुड बी डेबिटेड टू गुडविल। और गुडविल में डेबिट करने का रीजन समझ में आया? आया कि हमने पेमेंट कितना किया असेट के लिए? 3 लाख। पर असेट कितनी आई? तो जब भी हम असेट कम मिले और पेमेंट ज्यादा चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। तो इस बैड डेट्स को हमें पीएनएल में नहीं, गुडविल में डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब यही फंडा थोड़ा हद तक यहां लगा दिया गया। बिजनेस खरीदने, ये जो प्री इक्वेशन लॉस हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, ये लॉस हुआ है कंपनी
का उन्होंने माना है कि कंपनी ने जो अपने बनने के पहले बिजनेस खरीद लिया इसलिए लॉस हो गया। तो ये लॉस जो है कंपनी बनने के पहले का प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस क्या मान लिया उन्होंने कि ये लॉस किस वजह से हुआ? बिजनेस, यदि बिजनेस नहीं खरीदा होता कंपनी ने तो क्या ये लॉस होता? तो कंपनी को ये लॉस किस वजह से हुआ? बिजनेस खरीदने की वजह से हुआ। बिजनेस खरीदने की वजह से हुआ लॉस कहां डेबिट करो? बिजनेस खरीदने की वजह से लॉस हुआ तो ये रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? तो फिर इसको कहां डेबिट कर दो? गुडविल में डेबिट कर दो, क्योंकि ये बिजनेस एक्विजिशन की वजह से हुआ है, बिजनेस एक्वायर करने की वजह से हुआ है, इसलिए वो इस लॉस को गुडविल में डेबिट करते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, ये नहीं जमता आपको कि इसको गुडविल में डेबिट करना, तो फिर आप करो इस लॉस, अच्छा प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो लॉस का बैलेंस होता है, तो बेटा आप इसका लॉस को प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस में डाल दो। अब देखो ये आपका बेटा रिजर्व एंड सरप्लस होता है शेड्यूल, इसमें जैसे जनरल रिजर्व है 15 लाख का है जनरल रिजर्व, P&L 3 लाख का है, ठीक है। ये प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, इसका बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट? इसको ले लो ब्रैकेट मान लो वो 1.5 लाख है, ऐसा कर लो। तो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस को आपने कहां ले लिया? रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में, मतलब नेगेटिव आइटम। तो ये ऐसा भी कर सकते हो, और फ्यूचर में आप इसको इस अपने प्रॉफिट से सेटअप भी कर सकते हो। धीरे धीरे इसको क्या कर सकते हो? प्रॉफिट से सेटअप कर लो, लॉस का सेटअप कर लो। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक अकाउंट खोल दो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस। ठीक है बेटा, आज मेरा टाइम थोड़ा ऊपर हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया, तरुण सर आगे होंगे। थैंक यू, कल मिलेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तब तक आप क्या करेंगे? ये जो आपको नोट्स मिलेंगे इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ये वाले, ये वाले। इसमें किसी एक में क्वेश्चन में कहीं गलती है, ठीक है, ये देख लेना बेटा, ये देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शन है, देख लो बेटा। जो लिखा है जनवरी वो नवंबर है, देख लेना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मैं आपको पीडीएफ पहुंचा दूंगा आज ही नोट्स के, ठीक है। ये होमवर्क कर लेंगे कहां तक? अप टू, सारे बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे अप टू 6, सारे बेसिक क्वेश्चन अप टू 6। थैंक यू।